सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार के एक अच्छे कदम की, विद्यार्थियों के हित में एक कदम की, विद्यार्थियों के हित में एक नवाचार की, और वो है CET। इस पे हम चर्चा करेंगे, इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि वास्तव में इसके क्या प्रावधान हैं। जो प्रावधान इसके हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो इसमें बताया गया है इस पैराग्राफ में, पहले वाले में, वो ये बताया गया कि राजस्थान में अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं संबंधी भर्ती का कार्य जो था पहले, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करता था कुछ भर्तियों के लिए, और कुछ भर्तियों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग करता था। ठीक है, इनके लिए अलग अलग फॉर्म भरने होते थे, अलग अलग परीक्षा देने के लिए जाना होता था, बड़ी असुविधाएं होती थी। तो उन सबको दूर करने के लिए ये सब परीक्षा का आयोजन, यानी समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया है। देखो दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क, परीक्षा हेतु यात्रा का जो व्यय है, भर्ती संस्थाओं द्वारा भी लाखों अभ्यर्थियों की अलग अलग पद होते, अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन करना, उसके लिए श्रम, समय, ये सब व्यय होता था। इससे से बचने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सभी अधीनस्थ मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए, पहली इंपॉर्टेंट बात ये सिर्फ गैर तकनीकी पदों के लिए होगी, उनके लिए समान पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उससे संबंधित कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। इस निर्देश को हम पढ़ेंगे एक एक करके। इसमें यह बताया गया कि अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं के गैर तकनीकी पदों के लिए, जिसकी सूची दी हुई है, इसी वीडियो में हम उस सूची का जिक्र करेंगे कि ये जो पात्रता परीक्षा है किन किन परीक्षाओं के लिए है, किन किन भर्ती के लिए है, उनके लिए ये अनिवार्य होगा। उनमें सम्मिलित होने के लिए ये समान पात्रता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। क्लियर हो गई? आगे 20 भर्तियां जो हैं उनके बारे में जिक्र हुआ है, 20 जो पोस्ट हैं उनका जिक्र है। यदि उनमें आप जाना चाहते हैं तो आपको इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा। इस जो पात्रता परीक्षा में जो आपके मार्क्स आएंगे, जो आपके अर्जित अंक होंगे, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, अर्जित अंकों के आधार पर ही किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। यानी आपको पहले ये देनी पड़ेगी, और फिर क्या हो सकता है कि मानो चलो पटवारी की भर्ती निकाली, और पहले आप लोगों को क्या है CET का आयोजन किया गया, और फिर इस CET में जिन लोगों ने भाग लिया वो ही किसकी एग्जाम दे पाएंगे, पटवारी की एग्जाम दे पाएंगे। तो ऐसा लगता है कि ये पात्रता परीक्षा है, इससे नौकरी नहीं मिलने वाली है, ये मात्र क्या है, पात्रता परीक्षा है। फिर ये कह सकते हैं कि इस CET में जिन लोगों के 45% मार्क्स आए हैं वे लोग पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं, जिनके 60% मार्क्स आए हैं वो पटवारी का फॉर्म भर सकते हैं। यानी इसमें अर्जित अंकों के आधार पर उस भर्ती में भाग ले सकता है बच्चा, परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसी के आधार पर नौकरी दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, 2 प्रकार की भर्तियां इसमें होंगी, 2 स्तर किए हैं, एक स्नातक और एक उच्च माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पे 2 सूची दी हुई हैं। आगे हम उनका जिक्र कर लेंगे। तो उनके लिए अलग अलग एग्जाम होनी है। ग्रेजुएशन लेवल का CET अलग होगा, और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का CET है वो अलग होगा, क्योंकि उनकी भर्ती भी अलग अलग है, उनकी जो पोस्ट है वो भी अलग है। समान पात्रता परीक्षा का आयोजन कौन करेगा? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। सामान्यतया परीक्षा का आयोजन वर्ष में एक बार किया जाएगा। हो सकता है कि एक बार से ज़्यादा भी किया जाए, और हो सकता है कभी कभार नहीं भी किया जाए, लेकिन ऐसा इसमें लिखा हुआ है। देखिए फिर परीक्षा होनी कैसी है। समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय होगी, यानी एक बार में हो जाएगी। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन उसके नीचे ABCD ऑप्शन वाला सिस्टम होगा। आगे देखिएगा,
समान पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन को मध्य रख के एक बॉडी बनाई जाएगी कि भाई इसका नियमित आयोजन होता रहे, वो उनका काम है, करवा लेंगे। उसके बाद में क्या है कि सभी अभ्यर्थियों के जो अंकों को है वो सार्वजनिक किया जाएगा। ये थोड़ी सी मुश्किल काम है कि जिस बच्चे के सीईटी में जितने जितने मार्क्स आए उसको कोई भी देख सकता है, सार्वजनिक किए जाएंगे। इसका मतलब उसको कोई भी देख सकता है, उनको बताए जाएंगे, ऐसा इसमें कहा हुआ है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें ठीक से तैयारी कीजिएगा कि बाकी लोग भी इसको देखें तो थोड़ा ठीक लगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको भाई 150 का हो रहा है तो 50 नंबर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के लिए इस परीक्षा में पात्र अंकों के आधार पर, मतलब कोई पद विशेष हो गया, जिस तरह अभी मैंने बताया कि पटवारी की भर्ती हो रही है, तो वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई पटवारी की भर्ती में फॉर्म भरने के लिए आपको इसमें 60% आने जरूरी थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीईटी को पास करने के लिए, सीईटी में तो 4 नंबर आ गए तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन यहां अब इसमें तय किया जा सकता है 60-45 जो भी तय किया जाए ये किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा इसकी वैधता कितनी रहेगी, 3 वर्ष इसकी वैधता मानी जाएगी अभ्यर्थी के अर्जित अंकों के आधार पर, अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष के लिए पात्र माना जाएगा। ठीक है, इसकी जो पात्रता है वो कितनी है, 3 वर्ष के हैं। दोबारा भी वो दे सकता है, ऐसा नहीं कि 3 वर्ष में एक बार दिले दोबारा दे दिया, 3 बार दे सकता है, वो 4 बार दे सकता है। जब उसके जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो मार्क्स उसके मान लिए जाएंगे। परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी, 2 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, कितनी भी बढ़ सकता है। आयु के आधार पर रैंकिंग ये सब होता ही है कि भाई पात्रता के लिए गिना जाए, जिसकी आयु होती है उस हिसाब से। समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु अन्य मापदंडों के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो रहेगा ही, जो पहले रहता आया है। उसके बाद देखिएगा इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, ये एक पात्रता परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा में अर्जित अंकों पर के आधार पर किसी भी पद के अंतिम चयन की गणना के शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसी में आपको जो मार्क्स मिल गए वो अंतिम चयन में उनकी गणना होगी, ऐसा नहीं होगा। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। ये मात्र पात्रता परीक्षा है, ऐसा नहीं है कि इसमें प्राप्त अंकों के आधार पे आपको नौकरी मिलेगी या इसमें प्राप्त जो अंक हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी भी भर्ती के लिए कुछ नियम रखे जा सकते हैं कि भी 60% से नीचे वाला फॉर्म नहीं भर सकता, तो इसमें इतने मार्क्स आने जरूरी हैं, ये है इसमें। उसके बाद में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जा रही है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपके डेटा वगैरह वहाँ फीड हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी भी दूसरी एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको मात्र क्या करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। आपके जो डेटा वगैरह है वो सब वहाँ रहेंगे, तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में इसके पश्चात सामंत ये क्लियर है। अब अपन देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी भर्तियों के लिए है। शेड्यूल 1 अनुसूची 1 और अनुसूची 2 दिए हुए हैं, ये भर्तियां दी हुई हैं। जिलादार की कोई भर्ती है, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, टीआरए की भर्ती है, टैक्स असिस्टेंट की भर्ती है। ये कौन से हैं, ग्रेजुएशन वाला है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर हैं। उसके बाद में देखिएगा सुपरवाइजर है वुमेन एम्पावरमेंट वाली, और सुपरवाइजर की है। कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग है, डिप्टी जेलर है, असिस्टेंट जेलर है, पटवारी है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, ग्राम सेवक है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की भर्ती है। ये सब इसमें शामिल हैं। और उसके बाद में ये दूसरी सूची है सीनियर सेकेंडरी लेवल की। इसमें कौन है, लेबोरेटरी इंचार्ज है, फॉरेस्टर है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क ग्रेड 2 है, जूनियर असिस्टेंट है, क्लर्क ग्रेड 2 है, एलडीसी है और जमादार ग्रेड 2 है। तो ये टोटल 12 + 20 भर्तियां हैं। 12 इसमें है और 20 इसमें है। इन सब के लिए समान पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, हालांकि अभी दिया हुआ नहीं है सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के लिए तो फिक्स मान के चलिएगा आप लोग। राजस्थान की एग्जाम है तो राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी आनी है, इंडिया की भी हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी आएगी, तो जीके का तो कंफर्म है। उसके बाद में मैथमेटिक्स, सामान्य मैथमेटिक्स का पेपर जरूर होगा, रीजनिंग, सामान्य रीजनिंग का पेपर जरूर होगा, और हिंदी और इंग्लिश, ये इसका सिलेबस होने वाला है। तो आप लोगों को ये जानकारी मुझे देनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।